वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि पिछली क्लास में अगर कोई डाउट है आपका, ठीक है, तो उससे आप पूछ सकते हो। बाकी आज फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। A to R रिलेशन हम लोगों ने BCC और FCC के लिए देखा है, फिर से एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर अगर कोई डाउट है, या APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको लेकर अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज A to R रिलेशन देख लेते हैं BCC के लिए और FCC के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक बार जल्दी से देखिएगा बच्चे। अगर BCC की हम बात करते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ एटम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 निकल कर आते हैं। किस तरह से निकल कर आए हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो 8 निकल कर आता है। ये क्लियर है आपका? वेरी गुड। चलिए, अगर APF की हम बात करते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो ये आपका 68% निकल कर आता है। A to R रिलेशन की अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर लैटिस पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ रेडियस आप कन्वर्ट करना चाहते हो, या इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हो, तो लैटिस पैरामीटर A इज इक्वल टू 4R/√3 होगा, और R यहाँ पर क्या होगी? एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करेंगे? तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सिंपल A इक्वल टू 4R/√3 रखेंगे, और वैल्यू जो निकल कर आती है ये आपकी 68% निकल कर आती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था, क्लियर हैं सारे पॉइंट? ठीक है, बहुत अच्छे। PCC एलिमेंट्स हार्ड एंड ब्रिटल। सर इन ऑल वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आर इन प्योर वाइट बोर्ड फॉर्म। हाँ प्रांशु, अगर आप ओल्ड वीडियोस की बात करोगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपका अपडेट हो रही हैं चीजें। जैसे मटेरियल साइंस है, अब आपका डिजिटल बोर्ड पर हो रहा है, उसमें आईसी इंजन का आप कुछ पार्ट देखोगे, बाकी और सब्जेक्ट का पार्ट देखोगे, लास्ट में जाकर वो धीरे धीरे डिजिटल, आपका जो डिजिटल बोर्ड पर है, इसे लेकर आए हैं। बाकी स्टार्टिंग की जो वीडियो है उनकी क्लैरिटी आप देखोगे, ठीक है, उनमें जो पढ़ाने का तरीका है वो आप देखोगे, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इस चीज को आप नोटिस कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को बड़ा डिटेल में, बड़ा डेप्थ में कराया गया है। तो बोर्ड वगैरह से है कि जैसे मटेरियल साइंस है, इसमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बनाकर देखते हैं वहां पर, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन की बात करोगे, या जैसे मटेरियल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है, उनमें ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं तो वो आपके व्हाइट बोर्ड पर किए गए हों या आपके डिजिटल बोर्ड पर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, मटेरियल साइंस में मैं मानता हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज को आपको दिखाना पड़ता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है। अब मैं अगर फ्री हैंड बनाना चाहूं तो इसे बना तो देते हैं, लेकिन उतनी अच्छे से क्लैरिटी सब्जेक्ट की हो नहीं पाती है। तो MS के लिए मैं मानता हूँ इसके लिए जरूरत थी, तो आपका ये सब्जेक्ट हो रहा है। बाकी अगर ऐसा लगेगा कि किसी और टॉपिक की जरूरत है, ठीक है, तो सर से बात करेंगे उस चीज के लिए। लेकिन जो कंटेंट आपका पढ़ा हुआ है उसमें मुझे नहीं लगता कि बोर्ड का कोई भी रोल है। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं, क्वेश्चन लगाओ, बस इतना करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर हो चुके थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल देखिए, पुराने क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर ने सीधा पूछ लिया। पुराने क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न देखोगे तो एग्जामिनर ने पूछा कि BCC के केस में, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में, APF कितना होता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ठीक है। ये तो सीधा तरीका तो एग्जामिनर इससे पहले पूछ रहा था। अब एग्जामिनर क्या चालाकी कर सकता है, ठीक है, अब आपसे सीधा ये ना कहकर कि बीसीसी के बारे में बताओ, अब आपसे कह सकता है कि क्रोमियम के लिए एपीएफ की वैल्यू बताओ। अब आपसे कह सकता है कि वैनेडियम के लिए एपीएफ की वैल्यू बताओ, वैनेडियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम बताओ, इसके लिए ए टू आर रिलेशन बताओ, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एग्जाम्पल आपको इनके याद रखने हैं और ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या कभी कभी एक दो क्वेश्चन यहां से पूछ भी लिया गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न एग्जामिनर जब भी चेंज करेगा आपको डिफिकल्टी होगी। बच्चे यही करते हैं कि सीधा ये याद कर लेते हैं कि बीसीसी एलिमेंट के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं, ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होता है, ठीक है, इसके लिए एपीएफ की वैल्यू इतना होती है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके पुराने पूछे जा रहे थे, अब एग्जामिनर थोड़ा सा इसमें चेंज करेगा। चेंज क्या कर सकता है, चेंज ये करेगा, आपको सीधा बीसीसी ना कहकर आपसे बोलेगा कि क्रोमियम के लिए बताओ, वैनेडियम के लिए बताओ, मोलिब्डेनम के लिए बताओ, टेंटेलियम के लिए बताओ, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि ये किसके एग्जाम्पल है और बाकी की कहानी सेम रहने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल जो आता है वो आयरन का आता है। अगर आयरन की हम बात करेंगे, आयरन आपका बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, लेकिन अगर तापमान, अगर टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो ये आपका किसमें एग्जिस्ट करता है, ये आपका एफसीसी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस टेम्परेचर रेंज के बीच में आयरन किसमें होता है, एफसीसी में होता है। तो ये सारे पॉइंट हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एफसीसी की, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आज हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे ये आपका होगा एफसीसी, ठीक है। तो करना हम लोगों को वही है, एक एक करके सारे पॉइंट हमें इसके लिए निकालने हैं। चलिए, तो एफसीसी के लिए आपको सबसे पहले बताना है सबसे पहला आपको इसके लिए बताना है एन एवरेज, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होता है। दूसरा आपको इसके लिए बताना है सीएन, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। और तीसरा आपको इसके लिए बताना है एपीएफ। और एपीएफ तब निकलेगा जब आप क्या बताओगे, ए से आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, ए से आर के बीच में रिलेशन क्या होगा। नमस्ते भाई श्रेयस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपको चार चीजें निकालनी है। सबसे पहला एवरेज नंबर ऑफ एटम, इसके लिए कितना निकल कर आता है। दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। और तीसरा ए से आर के बीच में क्या रिलेशन मिलने वाला है, ए से आर के बीच में कितना रिलेशन मिलने वाला है, ए से आर के बीच में कितना रिलेशन मिलने वाला है। चलिए, तो सबसे पहला एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्यूबिक के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है, सेम फॉर्मूले का यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, क्या, एन एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम डिवाइडेड बाय 8 प्लस नंबर ऑफ फेस एटम डिवाइडेड बाय 2 प्लस इनसाइड एटम डिवाइडेड बाय 1। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक की आप बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। इसके कॉर्नर पर एटम रखे होते हैं, इसका जो फेस होगा, फेस पर एटम रखे होंगे, ठीक है। 6 फेस होते हैं तो कितने एटम रखे होंगे, 6 एटम रखे होंगे। अगर इस यूनिट सेल के अंदर जाने की बात करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कॉर्नर पर जो एटम है इसका 1/8 हिस्सा जाएगा, ठीक है। और अगर फेस वाले एटम की बात करोगे तो आधा इस यूनिट सेल के होगा, इस यूनिट सेल के अंदर होगा, और आधा इसके बाहर होगा। आप देख सकते हो कि इसे बीच में से काट दिया गया है, तो आधा इसके अंदर रहेगा और आधा इसके बाहर आ जाता है, ठीक है।
टोटल कितने एटम होते हैं फेस पर, ये आपके टोटल 6 एटम रहेंगे, 6 एटम होते हैं, ठीक है। कॉर्नर की अगर आप बात करते हो तो टोटल 8 एटम होते हैं कॉर्नर पर। तो इस फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा कि कॉर्नर पर टोटल एटम होते हैं 8 और फेस पर टोटल एटम होते हैं 6। अगर अंदर की बात करोगे तो यहाँ पर होता है 0। तो 8/8 प्लस 6/2, ठीक है, प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो हमें पता चला अगर एफसीसी की हम बात करें तो इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम निकल कर आते हैं 4, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 4 फॉर एफसीसी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल कर आएगा 12। अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे तो ये 12 निकल कर आता है। 12 कैसे निकल कर आता है, चलिए मैं आपको काउंटिंग कराता हूं। देखिएगा बच्चे, अगर नियरेस्ट एटम की हम बात करेंगे, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नियरेस्ट एटम काउंट करने पड़ते हैं। एक एटम हम लेते हैं, इसके सबसे नजदीक और इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी एटम होंगे ये हमें क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं, हम एक एटम सेलेक्ट करेंगे और उसके नियरेस्ट एंड इक्वी डिस्टेंस एटम हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे और हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता ही चुका हूं कितना होता है, 12 होता है। एक बार इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि ये 12 किस तरह से निकल कर आता है। चलिए देखिएगा। तो बच्चे यहां पर आपको प्लेन कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला मैंने कहा कि मुझे ये एटम लेना है, ठीक है। ये रेड कलर का जो यहां पर है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। मैंने कहा कि मुझे इस एटम से काउंटिंग करनी है। ये एटम जो रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसके बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। इसे मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट और इसी से ही मुझे क्या करनी है, काउंटिंग करनी। चलिए करते हैं काउंटिंग। तो बच्चे अगर एफसीसी की हम बात करेंगे, सबसे जो पास में एटम होगा वो कौन सा होता है, जो फेस पर रखा हुआ होगा। एफसीसी के केस में जो सबसे पास का एटम होता है वो कौन सा होता है, जो उसके फेस पर रखा हुआ होता है, ठीक है। बाकी अगर साइड की आप बात करोगे, देखिएगा यहां पर इस एटम के पास एक तो ये है, ठीक है, जो पिंक पिंक है, एक जो फेस पर रखे हुए हैं जो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, ठीक है। तो जब आप दोनों के डिस्टेंस चेक करोगे तो ये ग्रीन वाला जो एटम है इसके नजदीक होगा। क्लियरली आप देख सकते हो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। अगर मैं रेड और पिंक के बीच की डिस्टेंस चेक करता हूं तो ये होती है ए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है, ये भी कितनी होगी, ए होगी, ये वाली ए है। और आप देखोगे ये वाली भी कितनी है, ए होगी, ठीक है। अगर इसकी आप बात करोगे तो ये कितनी हो जाती है, √2a। लेकिन इसके फेस पर एटम रखा हुआ है इस तरह से बीच में, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, √2 / 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट 1/√2। तो हमें पता चलेगा कि जो फेस पर एटम रखा हुआ होता है वो इसके नजदीक होगा, ठीक है। तो हमें हर एक प्लेन में जाकर फेस पर रखे हुए एटम काउंट करने हैं और वही क्या देगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक प्लेन कंसिडर किया और ये प्लेन कौन सा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर किया। सबसे पहले हमने ये प्लेन कंसिडर किया, ठीक है। और हमने देखा इसके फेस पर एटम रखे हुए हैं जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, 1 2 3 और 4, ये इसके सबसे नजदीक होंगे। तो इस प्लेन में टोटल एटम हमें मिले 4। सबसे पहले हमने फेस पर रखे हुए एटम काउंट करे और कौन से प्लेन में, ये आपका प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक दूसरा प्लेन कंसिडर करते हैं, जिसे मैंने आपको रेड कलर से दिखाया। एक प्लेन हमने ये कंसिडर किया, एक प्लेन आपने ये कंसिडर किया, ठीक है। इसमें आपने काउंट किए जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर एक प्लेन आप कंसिडर करोगे कौन से वाला, फिर एक प्लेन आप कंसिडर करोगे ये वाला। और जब हमने इसमें काउंट किया तो आपको जो ये येलो कलर से दिखाए गए हैं, ठीक है, फिर ये होंगे। तो टोटल एक तो ब्लू कलर वाले, ठीक है,
एक आपके ग्रीन और एक आपके येलो, टोटल 12 एटम। दूसरा सिर्फ समझने के लिए है, प्लेन आपको यहाँ पर अलग अलग से दिखा दिए गए हैं, ये समझने के लिए है क्योंकि पेपर में ऐसी काउंटिंग करने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। एक बार आपको प्लेन देखना है, एटम समझ लेने हैं किस तरह से रखे गए हैं, मोर देन सफिशिएंट है। पेपर में ना तो आपको काउंट करना है ना इसकी कोई जरूरत है। तो जो रिजल्ट है सीधा आपको वो याद रखना है। और रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम एफसीसी एलिमेंट की बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 12, ठीक है। ए टू आर रिलेशन की अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर ए से आर के रिलेशन की आप बात करते हो, ठीक है, तो ये आप कैसे निकालते हो, इस तरह से है, ठीक है। कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं, ये आपके कॉर्नर पर एटम है और साथ ही साथ फेस पर एटम रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, इन सभी का आपस में कॉन्टैक्ट होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से गैपिंग बना देते हैं, बाकी जब आप ध्यान से देखोगे तो किस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल इनका आपस में क्या होने वाला है, इस तरह से कॉन्टैक्ट होने वाला है, इस तरह से बिल्कुल कॉन्टैक्ट होता है। और एक एटम रखा होगा इनके फेस पर, इस तरह से। अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक एटम ये रखा हुआ है, एक एटम ये रखा हुआ है, एक एटम ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, ये आपको मिलेगी 4r। सर 4r कैसे मिलेगी, r तो ये हो गई, 2r ये हो गई और r ये हो गई, क्योंकि जितने भी एटम होते हैं सभी कैसे होते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सभी की रेडियस भी क्या होती है, बराबर होती है, सभी बिल्कुल एक जैसे होते हैं साइज में भी, और हर एक प्रॉपर्टी को हम ऐसा मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइज छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि फ्री हैंड हम प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं, तो साइज भी इनका क्या होता है, बराबर होगा। अगर बाहर वाले की रेडियस आर है तो अंदर वाले की रेडियस भी आर रहेगी, और डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। रेडियस तो कितनी होगी, r होगी, लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो कितनी हो जाती है, 2r हो जाती है। तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं, टोटल लंबाई की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये आपकी निकल कर आती है 4, ठीक है। दूसरा, एक डिस्टेंस हम इसकी देख लेते हैं लैटिस पैरामीटर से। मैंने कहा कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, ये ए, तो ये कितना हो जाएगा, √2। एक हमें पता चला कि इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर अगर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये लेंथ निकालते हैं, तो ये कितनी आती है, √2a निकल कर आती है। तो यहां से हमें क्या मिला, 4r इज इक्वल टू √2a, और लैटिस पैरामीटर a की हम बात करेंगे, ये आपका 4r/√2 हो जाएगा। रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ए की वैल्यू एपीएफ वाले फॉर्मूले में रखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एटम उस फॉर्मूले में रखेंगे, और रखने के बाद हमें जो मिला एपीएफ की जो वैल्यू निकल कर आती है, ये आपकी आती है 74%। तो फाइनली हमें रिजल्ट याद करना है, कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हमारे जो काम का है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ये आपका सीधा ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ एफसीसी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, A to R relation is A equal to 4r/√2 and APF atomic packing factor is equal to 74%। ये रिलेशन हमारे काम का है और यही आपके पेपर में पूछा जाना है। बोलो भाई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? यहां तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ऑल क्लियर सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है अभी इनमें। आगे देखिएगा, कुछ पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, बीसीसी एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बीसीसी एलिमेंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो हार्ड और कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो बॉडी सेंटर्ड पर एटम रखा हुआ है वो क्या करता है, स्लिप को अरेस्ट करता है, वो प्लेन के फ्लो को आसानी से होने नहीं देता है।
वहीं अगर एफसीसी एलिमेंट की हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, यानी कि इनकी डक्टिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है आयरन, और आयरन टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर, अगर आयरन की आप बात करोगे, आयरन टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये आपका होता है एफसीसी। और एक चीज यहां पर आपने नोटिस की होगी, देखिए आयरन के हमने दो स्ट्रक्चर देखे हैं। आयरन क्या है, आयरन आपका बीसीसी स्ट्रक्चर में भी है और आयरन आपका एफसीसी स्ट्रक्चर में भी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आयरन आपने देखा है कि आयरन आपका बीसीसी में भी है, ठीक है, और आयरन आपका एफसीसी में भी है। इस टेम्परेचर रेंज में आयरन आपका जो है ये आपका एफसीसी में है, और इस टेम्परेचर रेंज को छोड़कर आयरन आपका बीसीसी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बना सकता है। इसके अलावा अगर एफसीसी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो आपका होता है इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। और आपने वैसे भी इनके बारे में सुना होगा, ठीक है। बाकी आपने देखा भी होगा कि अगर डक्टाइल मटेरियल की हम बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल किसके रहते हैं, डक्टाइल मटेरियल के रहने वाले हैं। कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। और आयरन की अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये आपका एफसीसी एलिमेंट्स में आता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालने में आपको बता चुका हूं कितने होंगे, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, और अगर एपीएफ की आप बात करोगे तो ये आपका होता है 74%, ठीक है। सारे पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ए इज इक्वल टू हम बात करेंगे तो ये आपका आता है 4r/। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेहद आसान टॉपिक है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे एचसीपी की, एचसीपी। और एचसीपी में हम पढ़ते हैं सिंपल एसएच यानी कि सिंपल हेक्सागोनल, ठीक है। चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से बना हुआ है। तो डायग्राम में बच्चे आपको यहां पर 3 प्लेन दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम्स जो होते हैं ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, इस तरह से 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल रखी हुई होती हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का, ठीक है, डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 प्लेन दिख रहे हैं। देखिए जितनी डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई गई है ना, ये एक प्लेन आपका हो गया, ये एक प्लेन है आपका, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन रखा होगा, इस दूसरे प्लेन के ऊपर ये तीसरा प्लेन रखा होगा। तो इनके बीच में इतनी डिस्टेंस हम दिखा देते हैं, बाकी एक्चुअल में इतनी डिस्टेंस नहीं होती है। तो यहां पर किस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक प्लेन है आपका, ठीक है। और इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में आपका इस तरह से एक हेक्सागोनल बनेगा। ऊपर वाला आपका एक प्लेन है और इस प्लेन में एक हेक्सागोनल बनने वाला है इस तरह का, ठीक है। इसके सेंटर पर एक एटम रखा होगा इस तरह से, ठीक है। बाकी कॉर्नर पर इस तरह से ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला प्लेन देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। ये एक प्लेन होगा सबसे ऊपर, और इस प्लेन में कॉर्नर पर टोटल 6 एटम रखे हुए हैं, ठीक है।
और एक एटम इसके फेस पर रखा हुआ है, यानी कि इनके सेंटर में रखा हुआ है। तो इसमें 6 एटम हो गए, ठीक है, एक सेंटर पर हो गया। फिर इसके नीचे 3 एटम रखे होंगे, ठीक है, इसके नीचे फिर 3 एटम रखे होंगे, किस तरह से, इसके नीचे फिर 3 एटम रखे होंगे इस तरह से। ये एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, एक एटम इस कॉर्नर पर, एक एटम इस कॉर्नर पर, एक एटम इस कॉर्नर पर। तो ये आपका सबसे ऊपर वाला प्लेन, ठीक है, ये आपका दूसरे वाला प्लेन। और नीचे अगर आप जाओगे फिर से आपको इस तरह से एक हेक्सागोनल बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब नीचे आप जाओगे तो फिर से आपको इस तरह से एक हेक्सागोनल यहां पर बनाई दे। तो इस तरह से यहां पर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। पहला जो प्लेन है इसमें टोटल कॉर्नर पर 6 एटम, एक एटम सेंटर में रखा हुआ है। फिर ये 3 एटम वाला प्लेन, फिर इसके नीचे फिर से एक 6 एटम वाला प्लेन, और इसके सेंटर पर भी एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इसकी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी साइड की भी आप बात करोगे तो इस कॉर्नर से लेकर अगर इस कॉर्नर के बीच की मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये आपकी होती है लैटिस पैरामीटर ए, ये आपकी रेडियस आर, ये आपकी रेडियस आर। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला क्या, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। यहां से हमें एक रिलेशन मिला, और ये रिलेशन हमें क्या, हमने सोचा कि इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो हम थोड़ा सा नीचे आए और फिर से हमने यहाँ पर देखा इस तरह से, ये कितना होगा, ए होगा, ये आर, ये आर। तो हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। चलिए, तो ये तो इसकी सारी साइड हो गई, ये मैंने कहा ए, ये मैंने कहा ए, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं तो ये हाइट डिनोट हम करते हैं सी से, ये इसकी साइड्स हो गई। अगर इसकी हाइट की मैं बात करता हूं, इसे हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। और इसी से ही हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इतना हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सीधा रिजल्ट याद रख लेंगे क्योंकि रिजल्ट हमारे पेपर में आने वाले हैं। लेकिन यहां से एक चीज और आपसे पूछ लेता है, अगर हम यहाँ पर सी बाई ए के रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, सी क्या हो गई, बेसिकली इसकी हाइट हो गई, सी क्या हो गई, बेसिकली इसकी हाइट हो गई। अगर सी बाई ए के रेशियो की हम बात करते हैं तो ये आपका होता है 1.633, और ये आपको याद रखना है। ये क्या है, यहाँ पर लैटिस पैरामीटर है, ठीक है, जो इससे पहले ए हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर भी वही रहने वाला है। तो सी बाई ए के अगर रेशियो की हम बात करेंगे तो ये आपका होता है 1.633। ए से आर के बीच में रिलेशन की हम बात करते हैं तो ए इक्वल टू 2r। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अगर HCP के केस में हम एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है। फॉर्मूला क्या होता है, एन एवरेज इक्वल टू NC डिवाइडेड बाई 6 प्लस NF डिवाइडेड बाई 2 प्लस NI डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अगर इसके केस में हम एवरेज नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एटम अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम डिवाइडेड बाई 6 प्लस नंबर ऑफ फेस एटम डिवाइडेड बाई 2 प्लस NI डिवाइडेड बाई 1। कॉर्नर की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, तो 6 एटम नीचे वाले प्लेन में है, 6 एटम उसके ऊपर वाले प्लेन में है, ठीक है। तो टोटल हो गए 12 एटम। कॉर्नर एटम की अगर आप बात करोगे तो टोटल हो गए 12 डिवाइडेड बाई 6। अगर फेस एटम की आप बात करोगे तो एक ऊपर वाला फेस है, ठीक है, इस पर एक एटम रखा हुआ है, एक नीचे वाला फेस है, इस पर एक एटम रखा हुआ है। तो फेस पर आपके रखे हुए हैं, ठीक है, 2 फेस है यहाँ पर, फेस कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। और अगर इसके अंदर आप बात देखोगे जाकर, ठीक है, इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 3 एटम इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर जाकर आप देखते हो तो यहाँ पर 3 एटम रखे हुए हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 6 2 बार, ठीक है,
ये आपका 1 और ये आपका कितना मिला 3। तो 2 + 1 + 3 = कितना मिला 6। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम इस केस में हमें कितने मिलते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें मिलते हैं 6। एवरेज नंबर ऑफ एटम हमें कितने मिलते हैं 6। चलिए, और इसके अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, एपीएफ की बात करें, ठीक है, तो निकालना भी आसान है, बाकी उसकी कोई जरूरत है नहीं, और याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है ये कितना होता है, ये होता है 12, और अगर इसके एपीएफ की हम बात करते हैं तो ये कितना होता है 74%, जो कि आपने किसके केस में देखा है, एफसीसी के केस में देखा है। तो इसे याद करना और भी आसान है, क्योंकि एफसीसी के केस में भी कितना था, ये 12 और 74 था। एचसीपी के केस में भी कितना रहने वाला है, 12 और 74। तो इसे याद करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपको याद रखने हैं। दूसरा बच्चे, अगर इसकी हम डक्टिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी डक्टिलिटी एफसीसी से कम होती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि एचसीपी एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन ये लेस डक्टाइल होते हैं अगर इनका एफसीसी एलिमेंट से कंपैरिजन किया जाता है। एचसीपी एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन हम एफसीसी एलिमेंट से करते हैं तो इनकी डक्टिलिटी कम होती है। वहीं बीसीसी एलिमेंट कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। एचसीपी एलिमेंट कैसे हैं, डक्टाइल है, लेकिन डक्टिलिटी एफसीसी से कम होती है, और अगर हम बीसीसी की बात करते हैं तो ये आपके कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो टाइटेनियम, जिंक, जिरकोनियम, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, ये सभी क्या है, एचसीपी के एग्जाम्पल है। एवरेज नंबर ऑफ एटम 6 मैं आपको बता चुका हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मैं आपको बता चुका हूं, एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 74 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से एक बार ये सारे पॉइंट्स देखो, ठीक है, और पॉइंट देखने के अब ये आपको सीधा याद रख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ये सारे पॉइंट्स अब आपको सीधे दिमाग में रखने। चलिए, और आखिर में हमारे पास एक टेबल आती है, ठीक है, और ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सीधा कंपैरिजन हम देख सकते हैं। देखिएगा अब इसमें ध्यान से, सबसे पहला हमने देखा था सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो आपके सामने है CN कोऑर्डिनेशन नंबर, A/R का रिलेशन, ठीक है, और APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, A/R, ठीक है, या A/R रिलेशन 2, APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 4/√3, 0.68। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4, 12, 4/√2 और 0.74, ठीक है। और अगर हेक्सागोनल पैक की बात करोगे, HCB की बात करोगे, तो ये आपका 12 और ये चीज भी क्या है, सेम है। जो ये दोनों चीजें सेम रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना। टेबल याद करना आसान है, ठीक है, एक दो बार आप देखोगे याद हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज इसमें है नहीं। यहाँ ये भी 2 है और ये भी कितना है, 2 है। C/A = 1.633। तो ये सारे पॉइंट्स है जहां से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। और दूसरा,
सभी के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको याद रखें। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखिएगा और इसके बाद में मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से इनका आंसर बताइएगा और इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका आयरन कार्बन डायग्राम होगा। ठीक है, आयरन कार्बन से रिलेटेड सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट का हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके किसी भी जेईई एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा और आज की क्लास में लास्ट में हम जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी के बारे में। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ आइडियल एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ आइडियल एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग यहां पर कहता है सी, जो हम हाइट बोल रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट यहां पर होगी लैटिस पैरामीटर ए। तो सी बाई ए के बारे में पूछना चाहता है और सी बाई ए के बारे में हमने जाना ये कितना होता है 1.633 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ आइडियल एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी कितना 1.633। चलिए फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेशन मेंबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। अब कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हो। बीसीसी के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। बीसीसी के लिए आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है विवेक, बिल्कुल। तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैं आपको बता चुका हूं, ये कितना होता है 8। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कितना होता है 8। ए पार्ट यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन एफसीसी यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस आर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आर के टर्म्स में आपको यूनिट सेल एफसीसी की वॉल्यूम बतानी है, ये कितनी होगी। चलिए 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए, फिर आते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। तो इजी क्वेश्चन है भाई, आसान है। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहला एफसीसी की बात की गई है। ठीक है, पर एफसीसी बना लेते हैं, किस तरह से बनता है। ये कॉर्नर पर एटम, ठीक है, और ये एटम हो गए, ये फ्रंट फेस, ये मैंने कहा बैक फेस, ये साइड, ये साइड, ये टॉप और ये बॉटम फेस। ठीक है, इस तरह से एटम रखे होते हैं। अगर ए टू आर रिलेशन की हम बात करते हैं तो आज ही मैंने आपको बताया है ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ये आपका किसके लिए होता है जब हम बात करते हैं एफसीसी। ये साइड ए, ये भी ए, और हाइट भी कितनी होगी, ये होगी। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, ए की क्यूब। ए की वैल्यू आपको पता है, तो 4r अपॉन √2 की होल क्यूब।
इसे आप क्या लिख सकते हो, आर लिखो, कैपिटल आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। मैंने स्मॉल आर लिया है यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। या आपको परेशानी ना हो तो कैपिटल आर ही कर लेते हैं, किसी किसी को लगेगा कि ना जाने क्या हो गया है ये, तो मैं इसे यहाँ पर कैपिटल आर कर लेता हूँ, तो ये 4r/√2 और ये 4r/√2, ठीक है, और इसकी होल क्यूब। यहाँ पर हमें मिला 4 × 4 × 4 आर की क्यूब डिवाइडेड बाई √2 × √2 × √2। अब √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये ठीक है, कैंसिल आउट, और इसे मैंने क्या कर दिया, ये मैं आपका कर सकता हूँ कितना, ठीक है, 4 × 16 × 64, ये आपका हो गया यहाँ पर 2 काट के, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 32 आर की क्यूब अपॉन √2। और आगे से सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया पूरा, और ये 16 टाइम्स, तो क्या मिला, 16 आर की क्यूब रूट। सिंपल है, मैथ्स और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड एचसीपी यूनिट सेल फील्ड्स, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर हम जान चुके हैं, ठीक है। अगर सिंपल क्यूबिक की हम बात करते हैं तो 6 होगा, अगर बीसीसी की हम बात करते हैं तो 8 होगा, ये आपका 12 होगा, ये आपका 12, ये आपका 12, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो एक बार पहले, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपके अगर सारे ऑप्शन भी याद नहीं है तब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर सारे ऑप्शन आपके याद नहीं है, वैसे तो मैंने आज आपको सारे ऑप्शन बताए हैं, ठीक है, किस तरह से आपको याद रखने हैं, लेकिन सारे ऑप्शन भी अगर आपके याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर यूज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जल्दी से 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। देखिए, क्लास आपका एमोर्फस होता है, ठीक है, डी के लिए 3, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। दूसरा, कॉपर की अगर आप बात करोगे तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, आज ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, जिंक की अगर आप बात करोगे तो ये आपने देखा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट, अगर अल्फा आयरन की आप बात करोगे तो ये आपका हो जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो ए के लिए आपका जाता है 2, ठीक है। अगर बी की आप बात करोगे तो बी के लिए आपका जाता है यहां पर 4, ठीक है, बी के लिए 4, और अलग से देख लेते हैं, ए के लिए 2, बी के लिए 4, सी के लिए 1 और डी के लिए 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा बैठेगा, सी पार्ट यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट, सी पार्ट यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, इनमें सबसे ज्यादा किसका होता है। तो बच्चे आज ही हमने देखा, अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक की हम बात करते हैं या एचसीबी की हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा होता है। तो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितना होता है, 0.74, या हम कह सकते हैं 74%। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। सी पार्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इन केस ऑफ कॉपर क्रिस्टल इज, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, उसने सीधा ना कहकर क्या कहा है आपसे, कॉपर क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, सब कुछ आप जानते होंगे, सारी कहानी आपको पता होगी, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल याद नहीं किए होंगे तब भी सब कुछ पता होते हुए भी आपका ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अगर कॉपर की हम बात करते हैं, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका होता है FCC, ठीक है। और इसके लिए अगर APF की हम बात करते हैं तो ये APF रहने वाला है 0.74। इसके लिए आपका सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी पार्ट क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है 0.74। चलिए, तो अब आपके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी, ठीक है। तो बच्चे होता क्या है, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई मटेरियल है, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर एग्जिस्ट करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई मटेरियल है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस अगर एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो इसको ही हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग बिल्कुल वेरी कर सकता है। जैसे टेम्परेचर के लिए हमने वेरिएशन देखा आयरन के लिए, कि आयरन जो होता है ये FCC और BCC दोनों ही स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने वेरिएशन देखा कि आयरन जो होता है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग BCC और FCC दोनों में ही पाया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के लिए आपने देखा होगा कार्बन, प्रेशर के लिए आपने देखा होगा कार्बन, ठीक है। तो कार्बन भी आपका दो रूप में मिलता है, कौन कौन सा, एक आप जानते होंगे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और दूसरा आपका होता है डायमंड, दूसरा आपका होता है डायमंड। अगर नॉर्मल प्रेशर की आप बात करते हो, अगर नॉर्मल प्रेशर की आप बात करते हो तो कार्बन आपका जो होता है ये ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज करता है या हाई प्रेशर की आप बात करते हो तो ये आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो एक से अधिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। एलोट्रोपी वर्ड हम यूज करते हैं जब एलिमेंटल सॉलिड्स की बात करते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि मटेरियल साइंस में अभी तक जितने भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर एलोट्रोपी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो एक से अधिक
क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं इसको ही क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रोपी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो आयरन आपका बीसीसी में भी होता है, एफसीसी में भी होता है, और ये वेरिएशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह से अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन आपका ग्रेफाइट में भी होता है और कार्बन आपका डायमंड में भी होता है, और ये वेरिएशन होने वाला है प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक इस टॉपिक की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अपने आप में। ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। इसके जो अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके कौन से हैं, आयरन कार्बन को लेकर, और दूसरा आपका हीट ट्रीटमेंट को लेकर। तो कल से हम लोग आपका आयरन कार्बन डायग्राम स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। बाकी जो मेन पॉइंट्स है इसके अलावा वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, थ्योरी को लेकर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। बाकी किसी बच्चे का अगर और कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और आज की कहानी को करेंगे यहीं पर समाप्त। अगली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं हम लोग क्या कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रीटमेंट। चलिए, तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर। ठीक है, वेरी गुड विवेक, चलिए बहुत अच्छे। तो इसी तरह से मेहनत करते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, बोर्ड को लेकर परेशान होने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपकी डिटेल में है, डेप्थ में है। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझाया गया है, तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाकी जहां पर जरूरत है, जैसे मटेरियल साइंस में जरूरत है, तो ये क्लास आपकी बिल्कुल हो रही है। चलिए, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।